हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस ग्रो द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इसमें 50 क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम इस टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ परिसंचरण पे, आप वो वीडियो पे देख सकते हैं। उसमें भी MCQ क्वेश्चंस की फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। ये वही क्वेश्चंस है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए और जिनके आगे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, CET की एग्जाम्स के लिए, RPSC, EO, MO, RS, हाईकोर्ट, LDC, वीडियो, RRB, NTPC, SSC, इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और क्लास की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, बी लाल रुधिर अणु, या सी इओसिनोफिल्स, या लिम्फोसाइट्स। तो देखो, हमारे रक्त जो एक संयोजी ऊतक है, इसमें प्लाज्मा होता है सबसे ज़्यादा 45% में। इसमें कोशिकाएं होती है जो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। इसमें से RBC जो लाल रक्त कणिका, इसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। RBC के बाद में जो WBC है, श्वेत रुधिर कणिकाओं, इनका काम होता है एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना, रोगाणु से हमारे शरीर की रक्षा करना। प्लेटलेट्स का काम होता है रुधिर का थक्का बनाना। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो है वो WBC का होता है, वाइट ब्लड सेल्स का होता है, और वाइट ब्लड सेल्स को लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन डी ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, रेड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? बिंबाणु के संदर्भ में इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनमें प्रमुख अधिकेंद्रक होता है, ये फेगोसाइटोसिस में निहित रहते हैं, या इनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है। जो रक्त के प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो ये फेगोसाइटोसिस में निहित होते हैं। ये ऑप्शन सही है, बिंबाणु। प्लेटलेट्स, इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाना, और ये फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ये 2 प्रकार की प्रोसेस है। फेगोसाइटोसिस में अंतःग्रहण करना, कोशिका के अंदर किसी पदार्थ को बाहर से अंदर की तरफ खींचना, तो ये फेगोसाइटोसिस में निहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदन पदार्थ, फाइब्रिनोजिन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन, या ग्लोबिन। तो देखो, हमें यहाँ समझना सबसे पहले तो कि स्कंदन क्या होता है। तो स्कंदन का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, यानी रक्त का थक्का जमा देना। तो रक्त का थक्का नहीं बने, इसको रोकने के लिए जो प्रतिस्कंदक पदार्थ, वो कौन सा होता है? हमारे शरीर में जब रक्त वाहिनिकाओं में बहता है, आर्टरीज में और वीन्स में जब बहता है, तो इसमें रक्त का कहीं पर क्लोट ना हो, कहीं थक्का ना बने। जब तक कि वो आर्टरी या वीन रप्चर नहीं हो गई है, फट नहीं गई है, तब वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है थक्का बनाने की। अदरवाइज यहाँ थक्का नहीं बनना चाहिए। तो इस थक्के को बनने से रोकने के लिए प्रतिस्कंदन पदार्थ, इनमें से जो हमारे रक्त में पाया जाता है वो है हिपेरिन। हिपेरिन की वजह से रक्त जब वाहिनिका में बहता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता, क्लोटिंग नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन, कोगुलेशन यानी थक्का बनना, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? तो यहाँ पर भी सही आंसर वही है, हिपेरिन की वजह से नहीं होता, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? यानी किसने रक्त समूह है, जो रक्त के समूह होते हैं, रक्त समूह A, B और O, इनकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने, विलियम हार्मे ने, लुई पास्चर ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो यहाँ पर सही आंसर है कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर रक्त समूह की खोज की थी। विलियम हार्मे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण का आविष्कार किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। तो सही आंसर यहाँ पर रक्त समूह का आविष्कारक कार्ल लैंडस्टेनर है। अगला क्वेश्चन है, AB रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं, क्योंकि AB रक्त समूह है। AB को सार्वभौमिक प्राप्त करता, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कहते हैं, और रक्त समूह O को सार्वजनिक दाता कहा जाता है। तो AB को सार्वजनिक प्राप्त करता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडी नहीं होते, न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो सही आंसर है कि इनमें AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। ठीक है, रक्त समूह
ए एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर इनका नामकरण किया गया। तो जिसमें एंटीजन ए है वो रक्त समूह ए है, जिसमें एंटीजन बी है वो रक्त समूह बी है, और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों है वो रक्त समूह ए बी है, और जिसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है वो रक्त समूह ओ है। ठीक है, तो ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, लेकिन जहाँ जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पाया जाएगा। यानी अगर एंटीजन ए है तो वहाँ पर एंटीबॉडी बी होगा, जहाँ एंटीजन बी है तो वहाँ पर एंटीबॉडी ए होगा, जहाँ पर दोनों एंटीजन है वहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और जहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है वहाँ पर दोनों एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगे। तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है क्योंकि दोनों एंटीजन है इसके पास में, एंटीजन ए भी है और बी भी है, तो एंटीबॉडी कोई नहीं है। इसलिए जब एंटीबॉडी नहीं है तो किसी का भी ये रक्त ले सकता है। तो ऑप्शन बी ठीक हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह ओ के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहते हैं क्योंकि रक्त समूह ओ है। ओ को सार्वभौमिक दाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओ के रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते, उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। तो देखो रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वाधिक दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना तो ए एंटीजन है और ना ही एंटीजन बी है, तो इसमें कोई भी प्रतिजन या एंटीजन नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एंटीबॉडी इसमें दोनों है, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। तो ये सबसे ले तो नहीं सकता लेकिन दे किसी को भी सकता है, क्योंकि जब इसका रक्त किसी दूसरे के व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो वहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं। जो एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति। ए बी रक्त वाला व्यक्ति, तो हमें पता है ए बी को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो ए बी वाला ए बी और ओ रक्त वाले व्यक्ति को दान कर सकता है। देखो ये सार्वत्रिक ग्राही है, ले सबसे सकता है लेकिन दे केवल ए बी को ही सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। सार्वभौमिक रक्त दाता कहा जाता है, तो दाता तो ओ को कहा जाता है, तो ये भी सही नहीं है। किसी भी वक्त से रक्त ले सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। ए बी किसी से भी रक्त ले सकता है, न तो सार्वत्रिक प्राप्त करता और नहीं सार्वत्रिक दाता, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये सार्वत्रिक प्राप्त करता है ए बी। तो ऑप्शन सी ठीक है कि किसी से भी रक्त ले सकता है ए बी वाला। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है और महिला का रक्त वर्ग बी है तो उसके संतानों में निम्न में से कौन सा रक्त समूह उपस्थित नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? ए बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता या ओ नहीं हो सकता। देखो रक्त समूह है ए बी है, ठीक है। ए बी पुरुष में और महिला में रक्त समूह बी है, ठीक है। तो यहां से जब ए बी है रक्त समूह है तो इसके पास में एंटीजन ए है, ठीक है, और एंटीजन बी भी है, और यहां पर जो एंटीजन है वो एंटीजन केवल बी है, ठीक है। तो अब एंटीजन जिनमें ये एंटीजन पाए जाए वो सारे रक्त समूह हो सकते हैं, यानी एंटीजन ए यानी रक्त समूह ए हो सकता है, और रक्त बी से रक्त समूह बी हो सकता है एंटीजन से, और दोनों एक साथ आने पर रक्त समूह ए बी भी हो सकता है। लेकिन रक्त समूह ओ नहीं हो सकता। ओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई वहाँ पर ओ हो जाए जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। एक एंटीजन इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, ठीक है, दोनों तरफ से। तो यहाँ पर ओ नहीं हो सकता, बाकी कोई सा भी हो सकता है। जो जैसा एंटीजन है ना उसी के हिसाब से रक्त समूह आगे अगली संतति में बनेंगे। तो अगर यहाँ पर ओ होता तो अगली पीटीबी में ओ हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ए बी है और एक बी है इसलिए ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी है तो उनके बच्चों का संभावित रक्त समूह क्या होगा? ए बी है दोनों जनकों का, मदर का भी और फादर का दोनों का ए बी है। तो देखो एंटीजन क्या क्या हो गए? एंटीजन ए हो गया, एंटीजन बी हो गया, इधर से भी सेम वही है, एंटीजन ए और एंटीजन बी होगा। तो एंटीजन ए से रक्त समूह ए हो सकता है, एंटीजन बी से रक्त समूह बी हो सकता है, और दोनों एक साथ आने पर एंटीजन ए और बी दोनों होगा तो रक्त समूह ए बी हो सकता है। ये 3 रक्त समूह हो सकते हैं, इनके अलावा कोई चौथा नहीं होगा। तो रक्त समूह है ए बी और ए बी, जिसमें यानी ऑप्शन बी ठीक है। यहाँ पर ए बी और ए बी ये रक्त समूह इनके संतति में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह है यूनिवर्सल दाता
डोनर कहा जाता है। तो डोनर हम रक्त समूह ओ को कहते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी, वेना केवा, फुफ्फुस, शीरा या केशिका? शीरा है ही नहीं, केशिका भी नहीं है। वीना कावा जो है सबसे बड़ी, जो वीन्स है, सबसे बड़ी जो शीरा है उसका नाम है वीना कावा। जो पूरे शरीर से सारी शीराएं जब इकट्ठी होकर हार्ट के अंदर जब खुलती है तो उस समय ये सबसे बड़ी महाशिरा बनाती है, जिसको वीना कावा कहते हैं। और महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है जो हृदय से निकलती है बाहर, शुद्ध रुधिर को लेके, ऑक्सीजन वाले रक्त को लेके। जो हमारा बायां चैम्बर है, बायां नीले है, वहां से ये धमनी निकलती है। तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। 3 तरह की वीन्स होती है, धमनी, शीरा और केशिका। जो हृदय से बाहर निकलती है वो सारी नलियां धमनियां कहलाती है, और जो हृदय के अंदर एंटर करती है वो सारी शीराएं कहलाती है। और शीरा और इसको धमनी को जोड़ने के लिए जो पतली पतली नलिकाएं होती है, उन नलिकाओं को कैपिलरीज कहा जाता है, केशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? इनमें से कौन सा रक्त, किसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त इसमें भरा रहता है, ये कौन सा है? तो देखो, ज्यादातर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजनिक रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला। और शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, विऑक्सीजनिक रक्त होता है। लेकिन इनका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। धमनियों में सभी में ऑक्सीजन वाला रक्त है, शुद्ध रक्त है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में पल्मोनरी यानी फुफ्फुस, यानी फेफड़ों से जो आ रही है, पल्मोनरी फुफ्फुस में अशुद्ध रक्त होगा। इसी तरह से सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त है, लेकिन फुफ्फुस शीरा में शुद्ध रक्त होगा। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध रक्त वाला पूछा, तो अशुद्ध रक्त वाला कौन होता है? शीरा होती है। यहाँ पर शीरा, देखो ये धमनी है, ये धमनी है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। एल्वियोली तो फेफड़ों के अंदर जो कूपिकाएं होती है उनको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो अब शीरा केवल यही है। और शीराओं में अशुद्ध रक्त होता है, पल्मोनरी शीरा में, लेकिन पल्मोनरी शीरा में शुद्ध होता है। तो यहाँ पर ये शीरा तो है नहीं, पल्मोनरी आ गया तो गलत हो गया। तो फिर धमनी में देखो कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी। तो जहाँ पल्मोनरी धमनी है वो सही ऑप्शन है, तो पल्मोनरी धमनी ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर हो गया पल्मोनरी धमनी। भाई धमनियों में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन कौन सी में नहीं होता? पल्मोनरी में नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं। और धमनी में सभी में शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला होता है, लेकिन कौन सी में नहीं होता? पल्मोनरी में नहीं होता। फुफ्फुस फेफड़ों से जो आ रही है उस धमनी में शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। तो सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? यानी जिसमें रक्त स्टोर रहता है। तो मानव शरीर में वह कौन सा अंग है जो रक्त बैंक का काम करता है? तो सही आंसर है यहाँ पर प्लीहा, हृदय, यकृत या किडनी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्लीहा, स्प्लीन। इसको मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है, हीमोलिसिस कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है, पैरालिसिस कहलाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है डायलिसिस। डायलिसिस ये किडनी की फेलियर की वजह से होता है। जब किडनी सही ढंग से काम नहीं करती है तो रक्त के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किडनी के द्वारा नहीं छाने जाते, तो रक्त में पड़े रहते हैं। इस वजह से कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए डायलिसिस करना पड़ता है। यानी एक्सटर्नली वो रक्त को बाहर निकाल के बाहर उसको छाना जाता है, किडनी वाले क्रियाकलाप बाहर करके वापस रक्त को चढ़ा दिया जाता है पेशेंट के शरीर में। तो डायलिसिस के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, किडनी की फेलियर की वजह से ये क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? रक्त दाब, बीपी, ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? हृदय की भित्तियों पर, धमनियों की भित्तियों पर, शिरों की या केशिकाओं के? तो सही आंसर है धमनियों की भित्तियों पर। धमनियों की भित्तियों पर जो हृदय के द्वारा डाला रक्त के द्वारा जो डाला गया प्रेशर है वो प्रेशर बीपी कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। और ये मानव में इसका मान जो है वो 120 हाई और लो 80 mmHg होता है, 120-80। अगले क्वेश्चन में है, ये बात करते हैं। एक मानव किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120-80, 160, 95, 130, 90 या 80-120? तो देखो 120 और 80 और 120 ये दो डेटा है। इसमें से जो हाई ब्लड प्रेशर होता है मैक्सिमम, वो 120 Hg mm होता है, mmHg होता है। और जो लोवेस्ट है वो 120 है। तो 120 तो हाई हो गया, mmHg मिलीमीटर पारे के लेवल पर, और लोवेस्ट जो है वो mmHg 80 mmHg होता है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर
स्तर कितना है? 80, 120, 120, 140, 140, 180 या 180, 200। तो सही आंसर यहाँ पर है 140, 180। 140, 180 ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है अधिस्राव, हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया है जीवाणुजनित या विषाणुजनित या प्रदूषण जनित या आनुवंशिक विकार। किस तरह की बीमारी है हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त अगर एक बार कट गया किसी का तो कैपिलरीज अगर ब्रेक हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बनता उसमें, और लंबे टाइम समय तक रक्त बहता रहता है। रक्त का ज़्यादा नुकसान होने की वजह से, ज़्यादा खून के बह जाने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया ये जो बीमारी है ये आनुवंशिक विकार है, एक हेरिडिटरी डिजीज है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो हमारे दायां निल्ले बायां आलिंद या दायां निल्ले या बायां निल्ले। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर आलिंद कहलाते हैं, नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स या निल्ले कहते हैं। और इसका पार्टीशन है लेफ्ट और राइट के रूप में। ये जो पार्ट है ये बायां भाग कहलाता है लेफ्ट वाला, और बायां भाग में शुद्ध रुधिर रहता है, यानी बाएं आलिंद और बाएं निल्ले में शुद्ध रुधिर रहता है। आलिंद में जो शुद्ध रुधिर है वो फेफड़ों से आता है, फेफड़ों से आता है शुद्ध रुधिर, और यहाँ से वो निल्ले में आ जाता है, और यहाँ से महाधमनी के द्वारा ये शुद्ध रुधिर महाधमनी और फिर पूरे शरीर में सप्लाई होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बायां निल्ले, बाएं निल्ले में। दाएं आलिंद और दाएं निल्ले में अशुद्ध रक्त आता है। बाएं आलिंद में जो रक्त है वो अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से आकर इकट्ठा होता है यहाँ से, और यहाँ से वो दाएं निल्ले में आ जाएगा, और दाएं निल्ले से फिर वो फेफड़ों को चला जाएगा अशुद्ध रक्त, ताकि वहाँ पर उसका शुद्धिकरण हो जाए, उसमें से ऑक्सीजन ऐड हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। तो सही इस क्वेश्चन का सही आंसर है बायां निल्ले। अगला क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य की हृदय धड़कन कितनी होती है? प्रति मिनट 50 से 60 या 70 से 80 या 70 से 80 कितनी होती है? तो सही आंसर देखो 70 से 80 है, 72 पर मिनट होती है, बेहतर माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर की यदि अम्लीय पीएच न हो जाए, अम्लीय पीएच हो जाए तो क्या होता है? देखो हमारे शरीर की जो पीएच है वो पीएच क्षारीय होती है, 7 से थोड़ा ऊपर होती है, स्लाइटली 7.6 के आसपास हमारी पीएच होती है, और ये क्षारीय है, हल्का क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय है। अगर ये पीएच अम्लीय हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे आरबीसी की गणना बढ़ जाएगी, या आरबीसी की गणना कम हो जाएगी, या हीमोग्लोबिन की रुधिर वहन की क्षमता कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की रुधिर वहन की क्षमता अधिक हो जाएगी। तो सही आंसर है कि हीमोग्लोबिन की रुधिर की क्षमता, वहन की क्षमता कम हो जाएगी, कम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, तो इससे कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए हमारी रक्त की पीएच जो है वो 7.6 होती है, हल्का क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में होता है कम, अधिक, या कभी कम या कभी अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो सबसे अधिक रक्तदाब जो है वो धमनियों में होता है, क्योंकि ये हृदय से निकलती है और हृदय इनको पंप करता है। यहाँ से जो हार्ट है उसके जो चैम्बर्स है, नीचे वाला जो चैम्बर्स है, यहाँ से महाधमनी निकलती है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर महाधमनी में होता है, फिर बाकी धमनियों में प्रेशर होता है। शिराएं तो वापस कोशिकाओं से रक्त को इकट्ठा करके हृदय में लेके आ रही, तो उनको पीछे से कोई रक्त को पंप करने वाला नहीं है हमारा सिस्टम, तो शिराओं में रुधिर का दाब कम होता है, धमनियों में अधिक होता है, तो धमनियों में अधिक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी है और इनको हमें सम्मिलित करना है, मिलाना है, तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें है सूची में। फर्स्ट में है हृदय, धमनियाँ, शिराएं और केशिकाएं, और दूसरी में इनके काम भी दे रखे हैं, या इस तरह से है कि धमनी और शिरा का रक्त का सम्मिलन, ये दोनों मिल जाते हैं। कहाँ पर? रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाने का काम किसका है, और रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करना किसका काम है, और रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाना ये काम किसका है? तो देखो धमनी और शिरा का रक्त का जहाँ मिश्रण होता है, जहाँ दोनों मिलते हैं, वो है केशिका। केशिकाएं जहाँ हृदय से जो धमनी जा रही है शरीर में, अंगों में, ऊतकों में, वहाँ पर अब ये धमनी छोटे छोटे कैपिलरीज में केशिकाओं में बढ़ जाएगी। यहाँ से कोशिकाओं को रक्त की ऑक्सीजन मिल जाएगी, और कोशिकाओं से ऑक्सीजन वापस कैपिलरीज में आ जाएगी, और यहाँ से वापस वो आगे कैपिलरीज जुड़कर शिरा बना लेगी। तो धमनी और शिरा दोनों का जो मिलन है वो कैपिलरीज के रूप में होता है, केशिकाओं के रूप में होता है। तो डी का आंसर हो गया कैपिलरीज, या ये डी है जो 1 से मिल जाएगा। और हृदय का काम है पूरे शरीर में रक्त को प्रवाह करना, रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में इसके द्वारा ही होता है। तो तीसरा हार्ट्स का काम 3 से
जुड़ जाएगा, मेल हो जाएगा। और धमनियाँ और शिराएं इनकी बात करते हैं तो धमनियों का काम होता है रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाना। हृदय से अंगों तक पहुंचाने का काम जो है वो धमनियों का है, और शरीर से वापस हृदय तक पहुंचाने का काम जो है वो शिराओं का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सूची के रूप में सम्मिलित करना है। रक्त प्लाज्मा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, इनका रक्त का स्कंदन कौन करता है? संक्रामक रोगों से रक्षा किसका काम है? हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल कौन सा है इसमें? और ऑस्मोटिक दाब स्थापित करना ये किसका काम है? तो देखो रक्त प्लाज्मा जो है ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। रक्त प्लाज्मा जो हल्के पीले रंग का होता है, ये पेल येलो कलर का होता है रक्त प्लाज्मा। और एल्बुमिन का काम है ऑस्मोटिक दाब स्थापित करना। एल्बुमिन जो प्रोटीन है इसका काम होता है ये ऑस्मोटिक दाब स्थापित करना, ये इसका काम हो गया। और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम होता है संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करना। संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा का काम जो है वो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन करती है, ग्लोबुलिन सी, संक्रामक रोगों से रक्षा करना। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इसका काम होता है रक्त का। फाइब्रिनोजन प्रोटीन से फाइब्रिन बनता है प्रोटीन, और फाइब्रिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है। तो ये इस तरह से काम हो गया कि हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ रक्त प्लाज्मा है, और फाइब्रिनोजन का काम रक्त का स्कंदन करना है। ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसका काम संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करना। और एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक दाब को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित है? हमारे परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सम्मिलित है? हृदय या हृदय और रक्त वाहिनिकाएं, या रक्त वाहिकाएं, या हृदय रक्त वाहिकाएं, लसिका वाहिनिकाएं रक्त परिसंचरण में कौन कौन सम्मिलित है? तो सही आंसर है रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त वाहिनिकाएं और लसिका वाहिनिकाएं, ये सभी परिसंचरण तंत्र का पार्ट है। दो तरह के परिसंचरण तंत्र होते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त की वाहिकाएं और हृदय आते हैं, और लसिका परिसंचरण तंत्र में लसिका और लसिका वाहिनिकाएं आती है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 3 तरह की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 2 लाख से अधिक, ऑप्शन सी ठीक है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से अधिक होती है रक्त में, स्वस्थ मानव के वयस्क के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज अगला क्वेश्चन है, मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में असत्य कथन क्या है? इनमें से कौन सा असत्य है? कि मानव का परिसंचरण तंत्र पूर्ण विकसित और खुला परिसंचरण तंत्र है, ये रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका परिसंचरण तंत्र में विभाजित है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है। ये पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और हार्मोन का परिवहन करता है। असत्य कथन है कि खुला परिसंचरण तंत्र है। मानव का परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र है। बंद यानी नलियों में, वाहिनिकाओं में, शिराओं में और धमनियों में ही रक्त बहता है। ऐसे ऊतकों के बीच में, अंगों के बीच में जो है खुले में नहीं बहता रक्त। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर है 72। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो लाल रंग, इसमें एक वर्णक पाया जाता है, इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जो कोशिकाएं हैं आरबीसी, उनकी कोशिका झिल्ली में ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमेनोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या मल्टीमीटर? तो सही आंसर है स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर से बीपी, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से हार्ट की कंडीशन का पता चलता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ईसीजी से जो है हार्ट में धमनियों में कितना विद्युत वाहक बल है उसका पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर की प्रतिरक्षा, रक्त का शुद्धिकरण या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी का काम होता है। शरीर की प्रतिरक्षा ये काम होता है श्वेत रुधिर कणिकाओं का, और रक्त का शुद्धिकरण किडनी का काम है, और प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाली रुधिर वाहिका कौन सी है? हृदय से शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाने वाली तो ये है धमनियाँ, वाहिनिकाएं जो है वो धमनियाँ है। पल्मोनरी धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है, तो शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनियाँ है केवल। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? स्तनपायी जो होते
मैमेलिया वो सारे गर्म रक्त वाले, उनके शरीर का तापमान हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पर सांप सरीसृप वर्ग है, छिपकली ये भी सरीसृप वर्ग है, कछुआ और बंदर, तो ये बंदर स्तनपायी वर्ग का है, मैमेलिया का, तो ये गर्म खून वाला जानवर है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह ए बी में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कौन सा है। तो देखो रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन है, और एंटीबॉडी यहाँ पर जो है वो कौन सा है, कोई एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं है। जब दोनों एंटीजन आ गए तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, तो सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना और लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना और लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश होना, ये काम प्लीहा में होता है, स्प्लीन में, तो सही आंसर यहाँ पर हो गया स्प्लीन। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनिन में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। जब रक्त का थक्का बनता है तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो घुलनशील होता है, और इसको अघुलनशील फाइब्रिन में, ताकि वहाँ पर फाइबर जाली जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, ये काम किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें कौन सा एंजाइम है, एंजाइम्स है पेप्सिन, थ्रोम्बिन, माल्टोज या प्रोथ्रोम्बिन। तो सही आंसर यहाँ पर है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एंजाइम्स फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है और ये रक्त का थक्का बनाता है। अगला है लाल रुधिर कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है। लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है, गुर्दे में, यकृत में, हृदय में या अस्थि मज्जा में। तो सही आंसर है अस्थि मज्जा, बोन मेरो में। बोन मेरो के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करते हैं या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करते हैं। तो सही आंसर है एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करते हैं। जैसा प्रतिजन होगा, एंटीजन होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बनेगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बनेगा। तो ये प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करते हैं एंटीजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शीत रक्त वाला जानवर है, यानी जिसका रक्त जो है वो ठंडा रहता है, यानी जो गर्म वर्ग के, गर्म रुधिर वर्ग के नहीं है, यानी कि जो मेमलिया का मेंबर नहीं है, वो इसमें आ जाएगा। तो बंदर मेमलिया है, चूहा भी मेमलिया है, भेड़िया भी मेमलिया है, सांप सरीसृप वर्ग का है, और ये शीत रुधिर वाला जानवर होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया सांप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तब तक जय हिंद।